दोस्तों, आज का टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या उपलब्धियां रही और उसका विश्व के विकास में क्या योगदान रहा। आज जो हमारा लेसन प्लान है कि व्हाई इट इज इन द न्यूज़, यह समाचार में क्यों है। दूसरा, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई और उसका प्रभाव विश्व में क्या पड़ा। और तीसरा कि हमारे देश में जो इतना बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था वह एकाएक डिक्लाइन क्यों कर गया, उसका पतन क्यों हुआ। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल ने अपनी पुस्तक गोल्डन रोड हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, मैंने किस प्रकार हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को बदल दिया, एक किताब लिखी है और जिसमें उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में हिंदुस्तान एक ताकतवर नाविक शक्ति थी, मैंने मैरीटाइम पावर था। और जो पहले यह बताया जाता था कि सिल्क रोड का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था और जो चीन से पश्चिमी दुनिया को या पश्चिमी यूरोप को जोड़ता था, तो उनका कहना था कि सिल्क रोड से ज़्यादा प्रभावशाली हिंदुस्तान की नाविक शक्ति थी। और इस नाविक शक्ति के कारण, मैंने मैरीटाइम पावर के कारण से हिंदुस्तानी जहाज एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ इंडोनेशिया अक्सर सामान को, माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती थी। और इस तरह से हिंदुस्तान का दबदबा चीन से भी ज़्यादा था। और यही कारण है कि अंकोर वट में हिंदू मंदिर जो अभी कंबोडिया में है, जिसको आजकल कंपुचिया कहते हैं, वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और बोरोबुदुर में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है जो आजकल इंडोनेशिया में पड़ता है। दोस्तों, इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल का यह कहना है कि प्राचीन भारत में हिंदुस्तान एजुकेशन हब था, मैंने शिक्षा का सबसे जबरदस्त केंद्र था और यहीं से अरबों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और उसे पश्चिमी देशों तक फैलाया। चीन के सम्राट अक्सर हिंदुस्तानी खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और विद्वज्जन को अपने दरबार में बुलाते थे और उनसे जानकारी हासिल करते थे और अपने प्रजा में इन जानकारियों को विस्तार या प्रचार प्रसार करवाते थे। तो विलियम डैलरिम्पल का यह कहना है कि इस्लाम के उदय होने के पहले तक विश्व में जो भी बेहतर आविष्कार हुए उसका जनक हिंदुस्तान था। और इस्लाम के उदय होने के बाद भी हिंदुस्तान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है, जिसके बारे में हम अभी बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, गणित के क्षेत्र में हिंदुस्तान का 3 महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है और वह है नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो। नोटेशन मतलब 1 से लेकर 9 तक का उपयोग सबसे पहले हिंदुस्तान में किया गया। उसी तरह से दशमलव का उपयोग भी हिंदुस्तान के गणितज्ञों ने किया। जीरो का भी आविष्कार हिंदुस्तान के गणितज्ञों ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। और इन तीनों का आविष्कार गणित के विकास में जबरदस्त योगदान रहा है। अरबों ने हिंदुस्तानियों से इनके उपयोग को सीखा और फिर पश्चिमी देशों में इसको फैलाया। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के विकास में अपना जबरदस्त योगदान दिया। दोस्तों, प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने खास करके आर्यभट्ट और बरामीर ने खगोल के क्षेत्र में, मैंने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया। उन्होंने एक एक प्लेनेट, मैंने ग्रहों का पोजीशन निर्धारित किया। उन्होंने बताया सूर्य नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उसी तरह से बरामीर ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया नाम की किताब का लेखन किया और उन्होंने पृथ्वी के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि को एग्जैक्ट माप करके बताया।
जो उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, मेडिसिन के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक दो प्रसिद्ध सर्जन और फिजिशियन हुए हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के द्वारा यह बताया कि मोतियाबिंद को कैसे हटाया जा सकता है। 115 प्रकार के औजार का उल्लेख सुश्रुत के द्वारा किया गया। उसी तरह से चरक संहिता में चरक ने विभिन्न प्रकार के बीमारियों का उल्लेख किया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा आदि का, और उसके उपचार की दवाइयों का भी उल्लेख किया है। लेकिन चरक को इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण के बारे में जानकारी नहीं था। दोस्तों, प्राचीन भारत में हमारे वैज्ञानिकों को ज्योमेट्री के बारे में जानकारी थी। उन्हें मेजरमेंट माने कैसे मापा जाता है उसके बारे में वो जानकारी रखते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरह से उनके द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को इजाद किया गया था और जिस तरह से रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर माने 90 डिग्री के कोण पर काटता था, माने इस तरह से शहर को एक ग्रिड प्रणाली के तहत में तैयार किया गया था। इससे पता चलता है कि उन्हें ज्योमेट्री का विशेष ज्ञान था। जैसे मोहनजोदड़ो में उन्होंने ग्रेट बाथ माने जो विशाल स्नानागार है वो बनाया था, और ये रेखांकित करता है कि किस तरह उनमें ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति की जानकारी थी। जो ईंट का उपयोग उनके द्वारा किया गया था वो एक ही प्रकार की ईंट हैं और एक विशेष माप के जो पके हुए ईंट का उपयोग उनके द्वारा किया गया था। उसी तरह से सुलभा सूत्रा जो वैदिक ग्रंथ पर आधारित है, उसके द्वारा जो यज्ञ में वेदी तैयार किए जाते थे उसके माप के बारे में बताया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज को माप करने की विधि बताया और इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का विकास प्राचीन भारत में हुआ। इसी तरह से प्राचीन भारत के वास्तुविद ने माने आर्किटेक्ट ने जिस तरह से एलोरा में और कैलाशनाथ मंदिर जो ऐहोल में है एक सिंगल रॉक से उसको काट करके कार्व करके उसको मंदिर बनाया था, वो अपने आप में एक मार्वेलस अचीवमेंट है। दोस्तों, लोकायत फिलॉसफी जो चारवाक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उनके द्वारा बताया गया कि जो भी चीज हमारे इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किए जाते हैं वह अस्तित्व में नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही पूरी तरह से नकार दिया। कपिल मुनि जिसने कि सांख्य फिलॉसफी प्रस्तुत किया था, उनका कहना था कि आत्मा को मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्ति से हो सकता है, और ज्ञान की प्राप्ति परसेप्शन, इन्फरेंस और हियरिंग। परसेप्शन मतलब अनुभूति, इन्फरेंस मतलब अनुमान, और हियरिंग मतलब सुनाई देना। ये तीन कारक हैं ज्ञान प्राप्त करने के। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के मनुष्यों ने तर्क शास्त्र पर विशेष रूप से जोर दिया। दोस्तों, प्राचीन भारत के हमारे वास्तुविद या चित्रकार डाइंग कला में माहिर थे, और जिसका उदाहरण हमें अजंता और एलोरा के भित्ति चित्रों से मिलता है। दोस्तों, प्राचीन भारत में स्टील बनाने का उनके पास में जबरदस्त ज्ञान था कि लोहा से स्टील कैसे बनाया जाता है, और स्टील से बने हुए स्वॉर्ड मतलब तलवार का उपयोग उनके द्वारा किया जाता था। बाद में इस ज्ञान को अरबों ने और उसके बाद पश्चिमी देश के लोगों ने अपनाया। इसका एक उदाहरण है मेहरौली दिल्ली में जो आयरन पिलर मौजूद है, वो 1600 वर्षों के बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा। मेटलर्जी के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत में जबरदस्त ढंग से काम किया गया था। कनद ऋषि ने एटम अर्थात परमाणु की थ्योरी को विकसित किया था, और उनका कहना था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना है और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के कनद ऋषि ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के करीब 1800 वर्ष पहले ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। यह बात अलग है कि बाद के वर्षों में इस सिद्धांत को ज्यादा विकसित नहीं किया जा सका। दोस्तों, हिंदुस्तान पहला देश है जिसने जिंक को डिस्टिलेशन की विधि के द्वारा गलाया, स्मेल्टिंग किया,
और इसके परिणाम स्वरूप जिंक और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज एलॉय माने मिश्र धातु का निर्माण किया गया। उसी तरह से जिंक और कॉपर को मिला करके ब्रास माने पीतल मिश्र धातु का निर्माण किया गया। दोस्तों, लेकिन जब हमारे देश में सामंतवाद का अभ्युदय हो गया 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद से, और मुसलमानों का आगमन हिंदुस्तान में हुआ और सल्तनत और मुगल वंश के राजाओं ने इस देश पर लगभग 700-800 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत जबरदस्त ह्रास हुआ। भास्कराचार्य जो करीब 12वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उसके बाद से 20वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि जब मुसलमानों का इस देश में शासन हुआ तो यहाँ पर मुल्ला मौलवी और उलेमा का जबरदस्त प्रभाव हो गया शासन सत्ता में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, और इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जबरदस्त पतन हुआ। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे और उसमें से बहुत सारे ब्राह्मण काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन अब मुस्लिम शासनकाल में जो प्रगतिशील ब्राह्मण थे उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया गया। इसके विपरीत भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें रामानुज, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, नानक, रहीम, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि कवियों ने जोर शोर से भक्ति आंदोलन चलाया और यह भक्ति आंदोलन करीब 300-400 वर्षों तक चलता रहा। दोस्तों, इस पीरियड में शिक्षा का जबरदस्त ह्रास हुआ। महिलाओं की शिक्षा पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया था और इसी कारण से हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का लगातार पतन होता गया और पश्चिमी देश हमसे आगे बढ़ते गए। यही बात इस्लामिक जगत में भी लागू हुई। जब तक अब्बासिद खलीफाओं का शासन 13वीं शताब्दी तक रहा, तब तक मुसलमानों में साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनमें जबरदस्त विकास हुआ। लेकिन जो ही अब्बासिद शासनकाल समाप्त हुआ और वहाँ पर इस्लाम कट्टरपंथियों का बोलबाला हो गया और नए नए जो लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए थे वो और कट्टरपंथी हो गए और इस तरह से इस्लामिक जगत में भी साइंस और टेक्नोलॉजी पीछे छूट गया। लेकिन पश्चिमी जगत में रेनेसा माने पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन माने सुधार आंदोलन के बाद वैज्ञानिक चेतना धीरे धीरे विकसित होता गया और पश्चिमी जगत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसके उत्तरार्ध में जगदीश चंद्र बोस, सीवी रामन, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवास रामानुज आदि वैज्ञानिक पैदा हुए और आज़ाद भारत में हमारे देश के विभिन्न सरकारों के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और इसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा इस पर अपनी टिप्स आप जरूर अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।